राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज देश की टैक्स व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नया आयकर अधिनियम 2025, 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 को अब बदला जा रहा है। सरकार का दावा है ये नया कानून टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा, मुकदमों को कम करेगा और डिजिटल इंडिया के अनुरूप होगा। लेकिन इसी नए कानून को लेकर निजता, अधिकार और सरकारी शक्तियों पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल साफ है, क्या यह सुधार है या आम नागरिक की आजादी पर नया नियंत्रण? आज हम समझेंगे नया आयकर अधिनियम 2025 आम करदाता के लिए राहत है या फिर चिंता। आयकर अधिनियम आय से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र झा जी, जो कि हमसे एसोसिएट से हैं, और जीएसटी भाई से रजनीश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे पहले सर, मेरा राघवेंद्र जी आपसे है कि जो नया एक्ट लाया जा रहा है, तो फिर जो पुराना एक्ट था 1961 आयकर अधिनियम, उसको आखिर बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? देखिए, मैं पिछले 15 साल से सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो पुरानी एक्ट थी उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन था। एज अ सीए अभी भी कंफ्यूजन होता है, चाहे वो असेसमेंट ईयर की बात हो, प्रीवियस ईयर की बात हो। तो इसको बड़ा सिंपल बनाया गया है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे के अनुरूप ढाला गया है कि एक ही होगा टैक्स ईयर, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर का है। तो 60 सालों में इतनी अमेंडमेंट हो गई कि बड़ा जटिल हो गया था प्रोविजन। तो इसको रिफॉर्म करने की बड़ी जरूरत थी और इसको रिफॉर्म करके हर चीज जेनजी के अनुकूल मतलब बनाया गया कि कोई भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम भाषा में भी अगर आप देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, एक्ट पढ़ोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक ईज ऑफ कंप्लाइंस है, जो गवर्नमेंट का एक मोटो भी है कि ईज ऑफ बिजनेस हो। तो उसकी तरफ एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है और अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप को। बाकी बहुत सारी चीज तो मोर और लेस सेम है, बट जहां पे बड़ी कंफ्यूजन थी, लोगों को चीजें समझ में नहीं आती थी, उसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। ओके, तो ऐसी क्या चीजें थी रजनीश जी जो कि कंफ्यूजन में थी, और ऐसा क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और आपको क्या लगता है जो ये बदलाव किया गया है ये सही किया गया है? जैसे राघवेंद्र जी ने बोला है, कई हदों तक तो ये बड़ा ही फायदे का है आम नागरिकों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें नई जो एडिशन की गई वो काफी अच्छी एडिशंस नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से जो ये नए कम डिजिटल, हम बात करें हर चीज डिजिटल डिजिटल, लेकिन जिस हिसाब से इस डिजिटल में ऑफिसरों को जो पावर्स दिए गए वहां थोड़े से सोचने पे मजबूर करेगा आम नागरिकों को, कि आम नागरिकों की जो निजता का अधिकार है कहीं उसका उल्लंघन ना हो इस लॉ के द्वारा। तो इन्हीं चीजों की चिंता है। बट इसके अलावा काफी कुछ अच्छी हुई है। लेकिन जो जो मेन पॉइंट यही है कि जिसमें डिजिटल, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप डिजिटल स्पेस पे हैं, कहीं भी फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपका मेल का डेटा का एक्सेस हो गया या कोई भी क्लाउड डेटा एक्सेस हो गया, वो सरकार जो पहले परमिशन लेना पड़ता था ऑफिसर्स को इस एक्सेस डेटा करने के लिए, अब उनको इन चीजों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी और वो डायरेक्टली आपके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और आपका जो इनकम है वो उसके अनुरूप मैच होना चाहिए, जो आपने अपना लाइफ स्टाइल दिखाया हुआ है सोशल मीडिया पे, अगर वो इनकम मैच नहीं कर रहा तो भी आप सरकार के नजर में आ जाएंगे। जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आजकल ऐसा आप देखेंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे फालतू रील बनाते हैं, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन असली स्तर में उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन उन लोगों के लिए बड़े ही सावधान होने के चांसेस हैं इस लॉ आने के बाद, कि कहीं आप उस घेरे में ना आ जाए, दिखाने के चक्कर में इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए आपको। जी। तो ये निजता का अधिकार रजनीश ने बताया कि इसका कहीं ना कहीं हनन तो नहीं हो रहा है इस मामले में? देखिए दिव्या जी, रजनीश जी बिल्कुल सही कहना है। इसमें निजता का हनन तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एफर्ट्स, जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है वो इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप देखिए कलेक्शन बहुत बूस्ट हो गया। आप चाहे जो भी बोल लो, ठीक है, बीच बीच में बड़ी रिफॉर्म हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है, और वो आप देखिए कोई भी अभी गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी की जब पूरी एक दिन में कितनी बड़ी सेल हो गई। तो अगर आप देखिए ग्राउंड लेवल पे लोगों की परचेजिंग पावर तो बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं इस हिसाब से रिटर्न नहीं जा रही है। तो सरकार करे तो करे क्या, वो कंफ्यूज्ड है सरकार। तो अपना क्या कर रहा है, बेस को, जो टैक्स के बेस है उसको वाइडनिंग कर रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए अब सरकार जब कोई स्टेप लेता है तो उसके कुछ प्लस भी होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके एक्सपेंस को टोटल कर ली जाएगी, जो भी आपका लाइफ स्टाइल है। इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा सा ज्यादा पावर मिल गया और वो आपको नोटिस भेज सकते हैं कि आपने इतने खर्चे किए थे, अब आप हमें दो। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेंसेस तो कर रहे हैं,
बट उस हिसाब से उनका रिटर्न मैच नहीं हो रहा है। लेट से बहुत सारे लोगों का आप रिटर्न देखेंगे, 12 लाख का अगर एग्जाम्पशन इस साल हो गया तो आप देखेंगे 12 लाख बढ़ जाता है। बट अगर आप उनकी एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस कहीं ना कहीं 1.5 लाख 2 लाख ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? जी। तो इस चीज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग में लोगों को परेशानी होगी, बट ओवर द पीरियड जैसे लोग जीएसटी में संभल गए, बहुत सारे बिजनेस को लॉसेज हुआ इनिशियली, हम्म। बहुत सारे बिजनेस बंद भी हुए, कहीं ना कहीं आज के डेट में कलेक्शन बहुत इंप्रूव हुआ है। तो यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, अमेंडमेंट होगी, एक्ट बनेगा, बेटर बनेगा ये, और लोगों के लिए इजी भी होगा। आम जनता की बात करूं तो उनको पारदर्शिता कैसे आएगी? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस एक्ट के आने से क्या क्या फायदे हुए हैं, और सर आपसे कि इस एक्ट से आने से क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है उनको। सबसे पहले सर देखिए, सबसे पहले फायदे की बात अगर करें तो जो मेरे लिए भी कंफ्यूजन होता था पढ़ाई के टाइम में, आफ्टर क्वालिफिकेशन की केस किस कहाँ पे है, बहुत सारे केसेस मैंने क्लाइंट का हैंडल किया है, नॉट ओनली फॉर मी। इनफैक्ट जो टैक्स के ऑफिसर रहते थे उनको नोटिस इशू करने में गलती हो जाती थी। ऑफेंस हुआ किसी असेसमेंट ईयर में, नोटिस इशू कर दिया किसी और असेसमेंट ईयर में, जब उसकी स्क्रूटनी हुई तो वो चीज़ फाउंड ही नहीं हुआ। तो जो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर लोगों को बड़ी कंफ्यूज कर रखा था, तो उसको उन्होंने एक टैक्स ईयर बना दिया। बहुत सारे प्रोविजन जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बहुत सारे सेक्शन को हटा दिए गए, बहुत सारे जो केसेस थे उसको हटाए गए, बहुत सारे जो क्रिमिनल सेक्शंस थे उसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ये सारे पॉजिटिव हैं इसके, और बाकी नेगेटिव के लिए बताएंगे रजनी जी आपको। जी सर, जी सर। वही देखिए, मतलब अभी तक क्या था, मतलब नेगेटिव कह लीजिए पॉजिटिव कह लीजिए, अभी तक लोग क्रिप्टो करेंसी और जो डिजिटल एसेट्स बना रहे थे, अब ये इस इनकम टैक्स के दायरे में है। तो उन लोगों के लिए सब वो है। इस समय अगर मैं बात करूँ रिसेंट, अब ये लॉ तो अभी एप्लीकेबल होगा, लेकिन रिसेंट में ही जो आप डेली न्यूज में देख रहे होंगे कि लाखों लोगों का रिफंड अटका हुआ है, रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ। उसके लिए एक्चुअली क्या है कि सरकार बड़े ही बारीकी से चीजों को देख रही है। हमेशा हम एसएससी को समझाते हैं कि भाई आप अपना डेटा करेक्ट दो, बट क्योंकि हमारे देश में टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, जी। सीधी बात है, आप काफी अगर जी। हाई हाई टैक्सेस हैं और उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं है हमारी कंट्री में। मैं अगर बात करूं, आप अगर कनाडाज में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, वहां पे क्या होता है, अगर आप टैक्स देते हो 50% देते हो, हमारे देश से ज्यादा टैक्स है, लेकिन फिर फैसिलिटीज है वहां पे। आपको वहां की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट मिलेगा वही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलेगा। तो वो आपका जो लाखों का जो कॉस्ट होता है या एजुकेशन कॉस्ट होता है वो उन देशों में नहीं है। लेकिन भारत में आज की डेट में आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आपको एयर प्यूरिफायर खरीद के सांस लेना पड़ रहा है, जी। वाटर प्यूरिफायर से आप पानी पी रहे हैं। तो जिस देश में हम इतना टैक्स दे रहे हैं, और अगर हमें मूलभूत सुविधाएं पानी और हवा भी ना मिले और उस पर भी टैक्स देना पड़े, जी। क्योंकि हम जब वाटर प्यूरिफायर लेते हैं वहां भी 18% जीएसटी देते हैं, और एयर प्यूरिफायर देते हैं वहां भी उस पे भी उस देते पर हैं। भी टैक्स दे रहे हैं। तो जो इन टैक्सों के बदलाव के बाद भी जब सरकार इन चीजों पे हमसे पैसे वसूल रही है, तो वहां पे वो क्वेश्चन उठता है सरकार से कि आप हमसे इनकम टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें क्यों नहीं दे रहे। आज आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए, आपके इस आज के डेट में कितने ऐसी सरकारी स्कूल हैं जो अच्छे व्यवस्था के साथ चल रही हैं। जी। मजबूरी में एक आम इंसान को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो शिक्षा का स्तर ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीएसटी का गमन जो जीएसटी देते ही नहीं है, सारे लोग कैश में ज्यादातर वो होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सरकार बहुत सारे काम करती भी है, लेकिन जो जीएसटी नहीं देते हैं तो उसकी वजह से सरकार को दिक्कत होती है, ऐसी कोई नहीं समस्या देखिए, सामने आती है? वो लूप देखिए, जहां जब आप स्ट्रिक्टनेस होता है ना किसी जगह पे, तो वहां पे लूप होल्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है वहां। हाँ, वो ठीक है, हमारे देश में थोड़ा ज्यादा होता है, दूसरे देशों में कम होता है, लेकिन उस परसेंट वो जो कलेक्शन का परसेंटेज है उससे बहुत ही कम होता है। जी। ठीक है, मान लीजिए हर साल जो है, हर महीने ही आप बात कर लीजिए, 1,80,000 करोड़, 1,90,000 करोड़, 2 लाख का जीएसटी कलेक्शन है। और अगर आप पिछले 5 सालों का फ्रॉड का डेटा भी उठा लेंगे तो वो मुश्किल से 50,000 करोड़ के समथिंग का कलेक्शन डेटा होगा। तो आप उन सालों का टोटल कलेक्शन और ये फ्रॉड का कलेक्शन, हम उसको बहस कर रहे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। हर देश में कुछ लोग होते हैं, लेकिन मेन है जो ईमानदार टैक्स पेयर है। मेरा कहने का मतलब है जो ईमानदार लोग हैं उनको उनकी हिसाब से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जी। तो इस
कुछ बेईमानों की वजह से वो ईमानदार बेचारे जो होते हैं वो दब जाते जी। हैं और वो मारे जाते हैं। तो जो ये नया एक्ट आया है, जो टैक्स भरते हैं रेगुलरली, ईमानदारी से भरते हैं, क्या उनके लिए कुछ फायदे दिखाई देते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हो तो अभी तो पिछले कई सालों से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट कि आप इतना अच्छा टैक्स पे कर रहे हो, गोल्ड सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट, हमने भी भरा है, हमें भी मिला है, सबको मिल रहा है। तो उसको भी एक इस एक्ट में कनेक्ट कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, जो हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है उस टाइम में हम वो सर्टिफिकेट कम से कम दिखाए कि हमने इतना टैक्स पे किया है, तो हमें कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिलना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है कि आप अगर एक्स अमाउंट भरते हैं तो आपकी डिफिकल्टीज टाइम में वाइट अमाउंट आपको मिल सकता है। तो ये सब अगर प्रोविजन और ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज के डेट में जो ऑनेस्टली टैक्स बढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो टैक्स कमा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, खर्चा भी कर रहे हैं बट टैक्स नहीं भर रहे हैं, प्रॉब्लम उनको होगा। और ऑफ कोर्स ही बात है, जब भी आप कोई नए सिस्टम लॉन्च करते हो तो उसको एक्सेप्ट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे अभी देखिए एआईएस आया था, टीआईएस आया था। अब एआईएस टीआईएस का उद्देश्य बहुत अच्छा था, माइंडसेट बहुत ही अच्छा था कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह से अगर इनकम आ रही है तो सरकार खुद कलेक्ट करके आपको बता देगी कि ये टैक्स है, ये आपने इतने पैसे कमाए हैं। अब प्रॉब्लम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ, सरकार भी कलेक्ट करती थी पोर्टल से, बैंक भी फाइल करता था, तो कई जगह पे क्या हुआ कि आपकी इनकम डबल उस पर चली गई। अब जिसके कारण आपने तो ईमानदारी से टैक्स भरा, फिर भी आपके पास नोटिस आ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी भी एक्सपेक्टेड है। बट जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये लोगों को समझ में आएगा। कई बार क्लाइंट ही नहीं समझ पाता है, सर आप 17-18 की बात कर रहे हो कि 18-19 की बात कर रहे हो, जबकि हम बात दोनों की करते हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर की बात किया जाए तो एक साल आगे फिर और फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो एक साल पीछे। अभी मेरे बहुत बड़े केसेस था जिसमें असेसिंग ऑफिसर से प्रॉब्लम हो गया, ऑफेंस किसी और ईयर का था और नोटिस किसी और ईयर में दे दिया, जिसके चक्कर में सरकार को कहीं ना कहीं टैक्स की लॉस हुई। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। कि आपने तो इसको सिंप्लीफाई किया गया, ठीक है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे भी इसमें दिखा, माइंडसेट चेंज कर दिया जनजी को कि आप कुछ सेविंग मत करो, वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये पिछले कई सालों से जो आप न्यू रिजीम में चले जाओ जी। उसके मैं फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि पहले क्या था, फोर्सफुली आपको इन्वेस्टमेंट की जाती थी। मेरे फादर या जब आप सबके सबके फादर ने कहीं ना कहीं एलआईसी लिया जी। था या जो भी इंश्योरेंस लिया था, तो क्या था कि हमारा एक कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट टाइम में काम आता था। आज के जितने जनजी हैं वो सेव करना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट ने भी प्रोविजन ऐसे बना दी करने की जरूरत भी नहीं है। पहले टैक्स बचाने के लोग कहीं ना कहीं करते थे। तो इन सेक्टरों पे बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है आगे वाले जनरेशन को के लिए। कहीं पे कुछ सेविंग रहेगा नहीं, क्योंकि उनको लाइफ स्टाइल वही चाहिए, कमाओ खाओ जी। खर्च करो, दैट्स इट। तो ये नेगेटिव है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो माइंडसेट बहुत क्लियर है कि ट्रांसपेरेंट हो, कल्चर क्लीन हो, प्रॉब्लम आएगी। बट इस अगर सारे लोग इस माइंडसेट से इसको पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिवली काम करेंगे, तो आने वाले 1-2 साल में चीजें ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेलकम करता हूँ इस इनकम टैक्स एक्ट को। जी। तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ती हुई दिखाई देती है आपकी तरफ से? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन फिर से इन्होंने जो बात मुद्दा बोला है बड़ा अच्छा बोला है। जो सरकार ने डिडक्शंस खत्म कर दिए और नए जो 2025 का जो लॉ है उसमें तो उन्होंने फोर्सली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि ओल्ड टैक्स रिजीम अब खत्म हो गया, अब न्यू टैक्स रिजीम ही चलेगा जिसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोविड के टाइम में जो इस देश में अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बच गई, वो उससे पूर्व जो सरकार के नियम थे जिसमें डिडक्शन लेने का, मेडिकल लेने का और उन, तो वहां लोगों को बड़ा फायदा हुआ। बट आप समझिए कि अब आप जब मेडिक्लेम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलआईसी का जी। बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इंसान करेगा क्यों? जी। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। दूसरा कि अब सरकार ने अपनी तरफ इस नए कानून को बनाया जिसमें उन्होंने कुछ ऑफिसरों को पावर दिया है। बहुत अच्छी बात है, आदमी को पकड़ तुरंत उस पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से किसी गलत ईमानदार टैक्स पेयर के साथ कोई नोटिस आ गया, तो उसके लिए वो जो नोटिस से निकल पाना एक जी। लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। जी। क्योंकि जब आप किसी को पावर देते हो सकता है कोई पावर मिसयूज करे, कुछ भी करे। पहले बस उसमें एक जो निजात वाली जो मैं बात शुरू से कर रहा हूं कि आप कोई भी डेटा किसी का एक्सेस करते हो तो उससे पहले अब जो अपर अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेना पड़ता, पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था कि हमें इनका डेटा एक्सेस करना है क्योंकि इनके ऊपर ये गंभीर आरोप है। जी। अब उन चीजों को हटा दिया गया है। अगर जो असेसिंग ऑफिसर उसको हल्का भी शक होगा कि इनके पास धन है, इनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, इनके लाइफ स्टाइल में ये यूजेज में ये कर रहे हैं,
तो इनको तुरंत नोटिस डाल दिया जाएगा, चाहे अब ये सही है या गलत है, प्रूफ इनको करना है, ऑफिसर को नहीं प्रूफ करना कि वो गलत है या वो सही है। जी अगर उसने एक बार बोल दिया आप गलत हो, तो आप प्रूफ करो कि मैं गलत नहीं, मैं सही हूं। और उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, अपील है, असेसमेंट है, नोटिस का जवाब देना है, डिपार्टमेंट विजिट करना है। तो ये एक जो लंबी प्रक्रिया बढ़ेगी ना, वही जो है वो निजात को लोगों के लिए बड़ी बड़ी परेशानी परेशानी बन सकती है। जी। तो आम जनता क्या जो ये परेशानी बनने वाली है, क्योंकि आगे काफी लोग इसमें फंस सकते हैं देखा जा रहा है, तो आम जनता को ये परेशानी समझ आ रही है इस टाइम? काफी लोगों को आएगा। जो अब आपको अपने जो सोशल मीडियाज और जो अलग डेटाज है, उनको बड़े ही ध्यान से आपको मेंटेन देखना पड़ेगा कि आपके जो खर्चे, क्योंकि जैसे एआईएस टीआईएस है, इस बार क्यों रिटर्न लेट प्रोसेस हो रही है, क्योंकि एआईएस टीआईएस से मैच हो रहा है, वहां पे डेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, परचेज सेल परचेज मैच हो रही है नहीं मैच हो रही, बहुत डेटा चेकिंग हो रही है, उसके बाद जाके एक रिटर्न प्रोसेस हो रहा है। तो ये एक लंबा प्रक्रिया हो गया। जी आप समझिए किसने जुलाई में रिटर्न फाइल करी, और अगर, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी टैक्स कलेक्शन, उसके बाद भी अगर सिस्टम को रिटर्न प्रोसेस करने में 6 महीने लग रहे हैं, तो ये एक आम इंसान के लिए दिक्कत की बात है। जो मान लीजिए पेंशन, कई पेंशन धारक होते हैं, उनके उनका रिटर्न भी, कई लोगों का रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है, जो कि बेचारों का मान लीजिए टीडीएस कट गया पेंशन पे, उनकी तो इनकम भी क्लियर है, जी फिर भी वो अटके हुए हैं। तो ये कई चीजें हैं ऐसी, मान लीजिए मैंने गलती से आपके पेन पे कोई इनकम दिखा दी, आपके टीएसएस में आ गया। अब उस, आप तो चार्टर अकाउंटेंट हो नहीं, या ये चार्टर अकाउंटेंट वो आपको बताएंगे, पर मान लीजिए आपने खुद ही अपना रिटर्न फाइल करे, आपने बोला जी ये तो नहीं है, मेरी इनकम गलत है, मैं, आपने इग्नोर कर दिया फरते हुए, तो आप उसका कौन समझिए कि उस कौन को प्रूफ करने के लिए कि ये गलत इनकम उन्होंने डाला है, जी तो एक लंबा लड़ाई लड़ने की प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए मेरा बस यही है कि अभी जो नया एक्ट आया है और जो पुराना एक्ट था, पहले भी ये सारी प्रॉब्लम थी। थी, हाँ। क्योंकि आप देखिए किसी ने 2-3 लाख रुपया भी पेमेंट कर दिया कहीं पे, अब आपकी इनकम टैक्स की एक नोटिस आ गई, अब आप उसमें घूमते रहो, आप रिप्लाई पे रिप्लाई दो कि मैंने ट्यूशन का इनकम कमाया, मैंने कुछ और इनकम कमाया। अब 2-3 लाख रुपया जब एक्ट ने ऑलरेडी आपको कोई मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं डाली बुक्स ऑफ अकाउंट, लेट से आपने ट्यूशन पढ़ाया, अब ट्यूशन का आप क्या डेटा मेंटेन करोगे? आपने इनकम बता दिया, काफी है। अगर आपको 5 लाख तक कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, आपने ट्यूशन पढ़ाया कमाया। अब डिपार्टमेंट क्या करते हैं, छोटे छोटे एसएससी सबके पीछे पड़ जाते हैं कि भैया प्रूफ दिखाओ, मुझे उसका डिटेल दो, किसको पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ाया। तो कहने की मतलब जो एग्जाम्शन आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, जी जो बेनिफिट्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उसकी तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन आप करना बंद करिए। तो ये तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ही पहुंचाना चाहता हूँ कि आप एक्ट बदलो, आप कुछ भी बदलो, लेकिन कम से कम जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसको इतना इम्प्रूव कीजिए कि लोगों को डर ना लगे। जी एक तो वो टैक्स भी दे रहे हैं, जितना टैक्स का आप कलेक्शन कर पाएंगे उससे ज्यादा उसके मेंटल प्रेशर, आप 3 लाख वाले लोगों से कितना कलेक्ट कर पाओगे टैक्स, या 4 लाख वाले से कितना टैक्स जी कर पाओगे? वो जी रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो आपको तो उस ग्राउंड पे छोड़ देना चाहिए कि भाई इसकी सारा कुछ देखो, आप उसके पीछे आप पड़ जाते हो। मतलब मैंने देखा है कई सारी एसएससी का, हम रिप्लाई डालते हैं, हमें लगता है केस ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप ही नहीं होता है। जी ये स्टेटमेंट लेके आओ, जी वो स्टेटमेंट लेके जाओ। अगर मैं तो सीए हूँ, चलो मुझे समझ में आता है। जो नॉर्मल लोग हैं जो सच में वो घपले डर में जाते हैं। निकल जाते हैं, जो हाँ, नॉर्मल लोग वो फंस जाते वो हैं। डर जाते हैं, जो सच में घपला कर रहे हैं उनके पास तो बहुत पैसा है। जी वो तो सब जगह, आप कितना भी एक्ट बदल लो, आप कुछ भी बदल लो, मैं आपके माध्यम से भी यहाँ भी कबूल कर सकता हूँ कि फिर भी वो निकल जाते हैं। निकल जाते हैं हाँ कुछ ना कुछ करके। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको परेशान करना आप बंद करिए। आप जैसे कुछ दिन पहले सीतारमन जी का बहुत बढ़िया स्टेप था कि अप टू सर्टेन लिमिट जो भी केसेज है उनको ड्रॉप कर दी जाए। जी ऐसे आप प्रोविजन लाइए, ड्रॉप करिए, क्यों टाइम वेस्ट करना है किसी का? मेंटली आप फ्री अप करिए, जो बड़े केसेस हैं उसके पीछे जाइए। तो एक्ट चेंज हुआ है, अब देखते हैं इस एक्ट में कितना प्रभावी हो रहा है ये एक्ट। बट जो प्रोसेस है इनकम टैक्स का पिछले 15 साल से तो हम लोग भी देख रहे हैं, वो प्रोसेस मोर और लेस, इतने रिफॉर्म्स हो गए, इतने सारे चीज हो गए, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। जी। जो आम जनता है जो अभी इस बारे में जागरूक नहीं है, मैं उनके बारे में दो दो लाइन आप दोनों से जानना चाहूंगी, इसी जो ये नया एक्ट आया है इस बारे में, ताकि वो भी उनको भी इस बारे में ट्रांसपेरेंसी हो जाए, पारदर्शिता हो जाए। देखिए आम जनता से एक ही आग्रह है कि आप अपना रिटर्न जो है ना पूरा सोच समझ के फाइल कीजिए। ये नहीं कि 12 लाख का एग्जाम्शन है तो 12 लाख भर दो, फिर आपका पीछे का भी असेसमेंट हो सकता है कि आज आप 12 लाख कमा रहे थे तो पीछे क्या था, फिर पीछे आपके टैक्स की डिमांड आ जाएगी। और ईमानदारी से जो आप कमा रहे हैं उसका आप किसी स्टार्टिंग में तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाइए, समझिए, चाहे कितना भी बोल दे कि कोई किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे अगर फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती हो गई
लेट से हमारे एक क्लाइंट ने एक गलत सेक्शन टिक कर लिया, उसे सेक्शन की नॉलेज नहीं थी, जी आज तक वो सॉल्व नहीं हो पाया, फिर आपका वो ITR यू भरना पड़ेगा, देन आपको एडिशनल टैक्स देनी पड़ेगी। तो आप सोच समझ कर जो आपका ऑनेस्टली इनकम कमा रहे हैं और जितना आप मैनेज भी कर पा रहे हैं उसको पूरा सोचिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, समझिए एंड देन रिटर्न फाइल कीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्ट डेवलप होगा लोगों का, लेकिन क्योंकि प्रोविजन अभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जी डिस्पाइट ऑफ इतने एफर्ट्स, ये नॉर्मल आदमी नहीं समझ नहीं पाएंगे। समझ तो सकता। नॉर्मल आयकर जो भी रिटर्न जिनको फाइल करनी है, किसी के लोन लेने के चक्कर में या किसी के बोलने पे धड़ाधड़ रिटर्न आप फाइल कर लेंगे, चलो 12 लाख का इस बार फाइल कर लिया मैंने, पीछे का क्या करोगे आप? जी पीछे भी तो कमा रहे होंगे, पीछे का भी टैक्स दो, पीछे का भी आपका लाइफ स्टाइल होगा। तो आम लोगों के लिए यही है कि एक्ट बदला है, प्रोसेस नहीं बदला है। एक्ट प्रोसेस वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग वही होंगे। एक बार अगर आप इनके कंसिडरिंग में आ गए तो आप रिप्लाई देते रहिए, वो आपसे क्वेश्चन आंसर मांगते रहेंगे। और सरकार को कहीं ना कहीं इसमें सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन आंसर मिलकर ऑब्जेक्टिव मिलेगा क्या। अल्टीमेटली आप SSC को परेशान कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जी यस। एक सर ने भी एक बड़ा अच्छा बात बोला है। पटना का अभी एक रीसेंट जजमेंट अक्टूबर नवंबर में आया है, अपीलेट का, पटना अपीलेट का। एक एसएससी बिहार का आम लेडीज थी, उसने गांव का एक जमीन बेचा और शहर में उसने एक फ्लैट खरीद लिया। जी ठीक है। तो क्या होता है जब आप कोई जमीन बेचते हो, कैपिटल गेन मिलता है सर, अच्छे से बताएंगे, और उसमें आप कोई नई चीज खरीदते हो तो उसका छूट ले लेते हो। बस क्रॉस कनेक्शन ये हुआ कि जो छूट मिलता है जब आप कोई लैंड बेच के अगर कोई नया फ्लैट लेते हो तो उसका सेक्शन 54F होता है, और अगर लैंड बेच के आप लैंड खरीदते हो तो सेक्शन 54 होता है। बस 54 में ABCDEF का जो, वो उसने गलती से सेक्शन 54 सेलेक्ट कर लिया। असेसमेंट ऑफिसर ने उसका जो डिडक्शन था वो रिजेक्ट कर दिया और उस पर टैक्स का डिमांड निकाल दिया 25-30 लाख रुपए का। उस औरत ने कमिश्नर अपील डाली, कमिश्नर अपील ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। जब वो अपीलेट ऑथोरिटी गई, आप समझिए कि एक, मतलब 18-19 से केस चल रहा था और 2025 में आके खत्म हो। जी बस मैं ये कह रहा हूँ, एक ईमानदार टैक्स पेयर 6 साल उस केस को लड़ता रहा, जी और अपीलेट अथॉरिटी ने आके बोला कि भाई ये क्लरिकल मिस्टेक है, इसके लिए आप एसएससी को पेनलाइज नहीं कर सकते हो। अगर एसएससी ने एक्चुअली कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, कोई फ्लैट खरीदा है, तो आप उसको चेक करके उसका जो एज पर लॉ बन रहा है उसको डिडक्शन दीजिए और इसको रिकम्प्यूट कीजिए। उन्होंने, अपीलेट अथॉरिटी ने दोबारा असेसिंग ऑफिसर को भेजा है, और रीसेंट जजमेंट है नवंबर, अक्टूबर नवंबर का, और फिर आप इसको रिप्रोसेस कीजिए। तो आप, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि टैक्स, अगर सरकार की अब नजरिया इसके बाद कैसे बदलता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी आपने टैक्स बदल दिया, लेकिन क्या उस ऑफिसर्स, उन असेसिंग ऑफिसरों की सोच बदल पाएंगे? जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो पावर असेसिंग ऑफिसर को ज्यादा दे रहे हो आप ऐसे नहीं दे सकते हो। जी क्योंकि अगर वो असेसिंग ऑफिसर गलती से भी उसने कोई गलत फेम बना लिया अपने माइंड में, तो वो उस ईमानदार करदाता को 5-6 साल तक लड़ता रहेगा। वो करदाता तब जाकर उसको कहीं छूट मिलेगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी जो आप इतनी देर से समझा ही रहे थे कि जो नॉर्मल ईमानदार लोग हैं वो कैसे फंस सकते हैं और प्रोसेस कितना लंबा है, उसको लड़ते लड़ते इंसान थक ही जाता है ऑब्वियसली। तो आखिर ये कौन कौन सी चीजें जो मैंने इनसे पूछी थी, आपसे भी रजनीश जी पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि ऐसी चीजों में फंस ना पाए आम नागरिक। तो वो चीजें लोगों को समझने की बहुत जरूरत है और आपको जो लगता हो कि आम नागरिक को जाननी ही चाहिए इस एक्ट के बारे में। देखिए, इस एक्ट में काफी चीजें बदलाव हुई हैं। एक तो कैपिटल गेन की जो मैं अभी बात कर रहा था, पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल का होता था वो सरकार ने अब 2 साल कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कोई 2 साल में कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप लॉन्ग टर्म गैप का छूट ले सकते हैं, जहां पे टैक्स 12.5% ही आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा सरकार ने 12 लाख रुपए का एग्जेम्पशन कर दिया है, जो कई नौकरी पेशा लोगों के लिए, जिनका 1 लाख तक की सैलरी, आप अगर 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो आप इंडिया के 10%, 5 से 10% लोगों के बीच, लोगों में है, भारत के नागरिकों में, जो 1 लाख रुपए ऊपर आज की डेट में कमा रहे हैं। नहीं तो अमूमन भारत की जो सैलरी, एवरेज सैलरी है, वो 60,000 70,000 ही है, या जी उससे कम ही है। मेरे हिसाब से 25,000 ही है जो एवरेज हमारी सैलरी आती है। तो आप 1 लाख अगर कमा रहे हो तो आप टॉप 5% लोगों में आते हैं आप। तो उन लोगों के लिए सरकार ने एक छूट निकाल दी है कि 1 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना एक पड़ेगा। लाख 10,000, या हाँ, 1,05,000 रुपए तक आप टैक्स फ्री हैं।
तो ये कई चीजें जो है वो नई अच्छी हुई हैं। कैपिटल गेन में हुआ है, डिजिटल एसेट्स। पहले क्या होता था, जो डिजिटल एसेट्स होते थे हमारे, वो इलीगल होते थे, बट नए इनकम टैक्स लॉ में उसको लीगलाइज कर रही है सरकार। जो क्रिप्टो करेंसीज पहले इंडिया में बैन थे, उनको भी लीगलाइज किया गया। तो ये कई बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जैन क्या होता है, आजकल क्रिप्टो करेंसी में बड़े ही तेजी से उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उन चीजों को देखते हुए सरकार ने जो बड़ा अच्छा पहल किया है कि उसको रेगुलाइज करके, कि सरकार ने उसको रेगुलाइज कर दिया। आप ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी परचेज कीजिए, सेल कीजिए, जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स दीजिए और इंडिया में आराम से रहिए। जी जो कि पहले इलीगल होता था, तो अब वो बेटर सिचुएशन होगी जी। भविष्य में। आप सुन रहे थे राघवेंद्र जी और रजनीश जी को। आपने कई बातें जानी होंगी इस एक्ट के बारे में कि क्या क्या आपके फायदे में हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार को अब भी चेंज करने की जरूरत है, जिससे लोग फंस सकते हैं। जो ईमानदार लोग हैं वो कैसे इसकी पकड़ में आ सकते हैं और उससे निकलना कितना मुश्किल हो सकता है। तो सरकार को भी ये चीजें समझने की जरूरत है कि ऐसी चीजें जिससे ईमानदार व्यक्ति पर कोई आंच ना आए, ऐसी चीजें बदलने की जरूरत है अब भी इस एक्ट में। इसी के साथ राघवेंद्र जी, रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।